नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुग़ल पीरियड के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट रूलर आते हैं बाबर और इनका रूलिंग टाइम क्या है 1526 एडी से लेकर 1530 एडी तक। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द फाउंडेशन ऑफ द मुग़ल रूल इन इंडिया वॉज लेड बाय बाबर इन 1526 एडी। तो 1526 एडी में बाबर ने भारत में मुग़ल शासन की यानी मुग़ल पीरियड की नींव रखी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम द साइड ऑफ हिज फादर एंड चेंगिस खान फ्रॉम द साइड ऑफ हिज मदर। तो जो बाबर है वो पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चेंगिस खान का एक वंशज था। डिसेंडेंट यानी कि वंशज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोडी इन दी First Battle of Panipat on April 21, 1526 AD and established Mughal dynasty which lasted till the establishment of British rule in India। तो बाबर ने 21 अप्रैल 1526 AD को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मुग़ल वंश की स्थापना कर दी जो कि ब्रिटिश रूल तक चला था। ठीक है, यानी कि मुग़ल पीरियड का जो पूरा टाइम है वो कब तक चला, ब्रिटिश रूल तक। जब तक ब्रिटिश रूल नहीं आ गया था इंडिया तक तब तक मुग़ल पीरियड चला था। अगला पॉइंट आता है इन 1527 ही डिफीटेड राणा संग ऑफ मेवाड़ एट खानवा। तो 1527 एडी में बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को खानवा की लड़ाई में हरा दिया था। फिर उसके बाद 1528 में ही डिफीटेड मदीनी राय ऑफ चनेरी एट चंदेरी। तो 1528 में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को हराया। अगला पॉइंट है इन 1529 ही डिफीटेड मोहम्मद लोडी एट घाघरा। तो 1529 में बाबर ने घाघरा के इब्राहिम लोदी के चाचा मोहम्मद लोदी को हराया था। ठीक है, एक ही सीक्वेंस वाइज है ना। 1527 में राणा संगा को हराया गया, 1528 एडी में मेदिनी राय को, 1529 में मोहम्मद लोदी को, और जो 1530 है उसमें वो खुद ही आगरा में चल बसे थे। सो इन 1530 ही डाइड एट आगरा, हिज टॉम्ब इज एट काबुल। तो 1530 एडी में उनकी मृत्यु हो गई थी आगरा में और उनकी जो कब्र है वो काबुल में है। अगला पॉइंट आता है ही अडॉप्टेड तुगलुमा एंड फ्लैंकली पार्टी सिस्टम एंड फर्स्ट टू यूज़ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। तो बाबर ने तुगलुमा और फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम को अपनाया और भारत में सबसे पहले बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया। अगला पॉइंट आता है ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबुरी इन तुर्की इन विच ही गिव्स एन एक्सेलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड हिज एम्पायर। तो बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं आत्मकथा, और उसका नाम क्या है, तुजुक ए बाबुरी, और ये थी तुर्की भाषा में। ठीक है, और इसमें ये बताया गया था कि जो भारत है वो और उसका साम्राज्य जो है मुग़ल एम्पायर वो कितना शानदार है। अगला सेंटेंस आता है इसमें तुजुक ए बाबुरी वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन नेम्ड बाबरनामा बाय अब्दुर रहीम खान खान एंड इन इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाय मैडम बेवरिज। तो जो ऑटोबायोग्राफी है बाबर की दैट इज़ तुजुक ए बाबरी, इसका जो फ़ारसी में ट्रांसलेशन है यानी पर्शियन लैंग्वेज में वो करा था अब्दुर रहीम खान ने, और इसको एक नाम दे दिया गया था दैट इज़ बाबरनामा, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था मैडम बेवरिज ने। अगला पॉइंट आता है इसमें ही कंपाइल्ड 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम दीवान इन तुर्की एंड मुबयन इन पर्शियन। ही ऑल्सो रोट रिसाल ए उसाज और लेटर्स ऑफ बाबर। ये बाबर है या फिर बाबर है, इनमें से ये, ठीक है, बाबर बोल सकते हैं आप इसे। तो बाबर ने 2 कविताएं तैयार करी थी। पहली आती है इसमें दीवान जो कि तुर्की लैंग्वेज में है, और दूसरी है मुबयन जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है। ठीक है, तो इन पोएम्स के अलावा भी बाबर ने रिसाला ए उसाज या फिर आप इसे कह सकते हैं बाबर के पत्र, ये भी बाबर ने लिखे थे जिसमें बाबर ने अपने विचारों को स्प्रेड करने की कोशिश करी है। ठीक है, थ्रू
लेटर्स एंड पोएम्स। अब बाबर के बाद आते हैं अगले हुमायूं। अब उनके बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। तो अगले आते हैं हमारे पास इसमें हुमायूं। सो इसमें पहला पॉइंट है, ही वॉज द सन ऑफ बाबर एंड असेंडेड द थ्रोन इन 1530। His succession was challenged by his brothers Kamran, Hindal and Askari along with the Afghans। तो बाबर के बेटे थे हुमायूं, ठीक है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 एडी में। तो 1530 एडी में ही हुमायूं ने राजगद्दी संभाली थी। और हुमायूं के सिंहासन पर बैठने को उसके भाई थे कामरान, हिंदल और अस्करी। इन लोगों ने अफ़गानों के साथ मिलकर चैलेंज किया हुमायूं को। अब बाबर तो चले गए थे। बाबर के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन जो हुमायूं के भाई थे 3, इन लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि नहीं भाई तुम नहीं बैठोगे, हम बैठेंगे गद्दी पे। तो और इनके भाइयों के साथ साथ जो अफ़गान लोग थे वो भी आ गए थे, वो भी लड़ने लग गए थे कि नहीं भाई हुमायूं को नहीं बैठाएंगे गद्दी पे। ऐसे लड़ाई झगड़े होने लग गए थे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, ही फॉट 2 बैटल्स अगेंस्ट शेर शाह एट चौसा एंड एट कन्नौज एंड वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड बाई हिम। तो हुमायूं ने शेर शाह के खिलाफ 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो एक तो थी 1539 एडी में जो कि चौसा में हुई, और जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई 1540 में जो कि कन्नौज में हुई थी। और दोनों ही लड़ाइयों में हुमायूं पूरी तरह से हार गया था। अगला पॉइंट आता है, ही एस्केप टू ईरान वेयर ही पास्ड 12 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन एग्जाइल। तो इन लड़ाइयों के बाद हुमायूं ईरान भाग गया था, ठीक है, ईरान चला गया था और वहाँ पर उसने 12 साल बेदखली का जीवन बिताया। अगला पॉइंट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूँ। तो अगला पॉइंट आता है, आफ्टर शेर शाह's डेथ हुमायूं इन्वेडेड इंडिया इन 1555 एंड डिफीटेड हिज ब्रदर्स द अफगान्स। ही वंस अगेन बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। तो देखिए पहली जो लड़ाई हुई थी ना, तो उनसे हार कर जो हुमायूं थे वो कहाँ चले गए थे? ईरान चले गए थे और उन्होंने वहाँ पर 12 साल अपने जीवन के बिताए, ठीक है। और जब शेर शाह की मृत्यु हो गई थी तब हुमायूं ने देखा कि अच्छा भाई ये तो चला गया अब, ठीक है, इस दुनिया से। अब जाते हैं अपने फिर से अपने एम्पायर में जाके रूल करेंगे, ठीक है। तो हुमायूं ने 12 साल यहाँ पर ईरान में व्यतीत करके फिर से भारत पर आक्रमण किया, अटैक किया 1555 एडी में, और अपने भाइयों को और अफ़गान्स को हराया और उनको हराकर फिर से रूल करना स्टार्ट कर दिया हुमायूं ने। नेक्स्ट आता है, ही डाइड वाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन 1556 एंड वॉज बरीड इन इंडिया। तो हुमायूं की एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था दिन पनाह। तो 1556 एडी में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते टाइम हुमायूं गिर गए थे और तभी उनकी मृत्यु हो गई थी और हुमायूं को दिल्ली में दफनाया गया। अगला पॉइंट आता है, ही सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा। तो हुमायूं की एक बहन थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। उन्होंने हुमायूं की एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम है हुमायूं नामा। ही बिल्ट दिन पनाह एट दिल्ली एज हिज सेकेंड कैपिटल। तो हुमायूं ने दिल्ली में दिन पनाह लाइब्रेरी जो थी, तो दिन पनाह को उसने अपनी दूसरी राजधानी बना दिया था, ठीक है, सेकेंड कैपिटल। तो हुमायूं के बाद आता है सुर एम्पायर। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर दूं मैं। तो सुर एम्पायर यानी कि सेकेंड अफ़गान एम्पायर, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1540 एडी से लेकर 1555 एडी तक, ठीक है। तो पहले आते हैं इसमें शेर शाह, ये वही हैं जिनसे हुमायूं की लड़ाई हुई थी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, ही वॉज द सन ऑफ हसन खान द जागीरदार ऑफ ससाराम। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जागीर टू हिम। तो शेर शाह हसन खान का बेटा था जो कि सासाराम का जागीरदार था, ठीक है। शेर शाह का जो पापा है ना हसन खान,
वो सासाराम का जागीरदार था और इब्राहिम लोदी ने उसके पिता की जागीर शेर शाह को दे दी थी। नेक्स्ट आता है इन 1527 टू 28 ही जॉइंड बाबर सर्विस एंड ही रिटर्न टू साउथ बिहार एज डिप्टी गवर्नर एंड गार्जियन ऑफ द माइनर किंग जलाल खान लोहनी द सन ऑफ बहार खान लोहनी। तो 1527 एडी से लेकर 1528 एडी में जो शेरशाह हैं वो बाबर की सेवा में शामिल हुए और फिर जो साउथ बिहार है वहाँ पर लौट गए थे, जहाँ पर जो नाबालिग राजा हैं जलाल खान लोहनी उसके डिप्टी गवर्नर बने और साथ ही साथ गार्जियन भी बने। अब देखिए छोटा सा एक टेबल दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और उसके हेड, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दे रखी है इक्ता यानी कि प्रोविंस और इसके जो हेड हैं उनको कहा जाता है हाकिम या फिर अमीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरकार दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट और इसके जो हेड हैं वो हैं शिकदार ए शिकदारान और दूसरे हैं मुसिफ ए मुंसिफान। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है परगना दैट इज़ तालुका और इसके जो हेड हैं वो है शिकदर और मुंसिफ। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आता है ग्राम, ग्राम यानी कि विलेज गांव और इसके जो हेड हैं वो आते हैं मुकद्दम एंड अमील। अगला पॉइंट है शेर शाह यूज़र्प थ्रोन एज हज़रत ए एला ही गेंड चुनार बाई मैरिंग लॉर्ड मलिका द विडो ऑफ गवर्नर ऑफ चुनार फोर्ट। तो शेर शाह ने हज़रत ए आला की जो पोजीशन है उसको अटेन करके पूरी सत्ता को अपने हाथ में कर लिया था और इसके साथ साथ शेर शाह ने चुनार किला को पाने के लिए वहाँ के गवर्नर की जो विधवा थी जिनका नाम है लॉर्ड मलिका उनसे शादी भी कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन 1539 ही डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड अज्यूम द टाइटल शेर शाह एज एम्परर। तो 1539 एडी में शेर शाह ने हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में हरा दिया था और उन्होंने एक टाइटल भी अज्यूम कर लिया था दैट इज़ शेर शाह एज एम्परर, यानी कि जो शेर शाह है उसकी उपाधि इन्होंने धारण कर ली थी। अगला पॉइंट आता है इन 1540 ही डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्रम एंड अनेक्स्ड कन्नौज। और जो दूसरी लड़ाई थी दैट इज़ 1540 एडी में हुई थी। तो इस लड़ाई में भी उसने यानी शेर शाह ने हुमायूं को हराकर कन्नौज पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। अगला पॉइंट आता है एज एन एम्परर ही कन्क्वेस्टेड मालवा रणथंभोर रायसेन राजपूताना एनेक्सेशन ऑफ मारवाड़ चित्तौर एंड कालिंजर। ही डाइड इन 1545 while conquesting कलिंजर। तो जो शेर शाह सूरी थे वो एक महान रूलर थे और उन्होंने मालवा रणथंभोर रायसेन राजपूताना एनेक्सेशन ऑफ जो मारवाड़ है वो और चित्तौड़ और कलिंजार इन सभी जगह को जीत लिया था, ठीक है। और इनके डेट भी बता रखे हैं कि जो मालवा है वो इन्होंने जीती थी 1542 एडी में, रणथंभोर भी सेम और जो रायसेन है इसको हासिल किया था 1543 एडी में, देन राजपूताना को 1542 एडी में, चित्तौर को 1544 एडी में और जो कलिंजर है इसको 1545 एडी में हासिल किया था इन्होंने। और जब शेर शाह सूरी कालिंजर किले को जीतने की कोशिश कर रहे थे तब उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि 1545 एडी में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है ड्यूरिंग हिज ब्रीफ रेन ऑफ 5 years ही इंट्रोड्यूस्ड अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड सेवरल अदर मेजर्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो जो शेर शाह थे उनका शासनकाल जो था यानी रूलिंग पीरियड वो केवल 5 साल का था, ठीक है। और इस छोटे समय में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ब्रिलियंट कर दिया था,
लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को भी काफ़ी सुधारा और काफ़ी ऐसे चेंजेस किए थे जिससे उनके प्रजा में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो सके। यानी इन्होंने काफ़ी थोड़े समय में ही काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया था अपने एम्पायर का। नेक्स्ट आता है ही इशूड द कॉइन कॉल्ड रुपया एंड फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑल ओवर द एम्पायर। तो शेर शाह ने रुपया नाम का सिक्का जारी किया और पूरे एम्पायर में एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड का जो नापतोल होता है उसको लागू किया। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ मैं। तो अगला पॉइंट आता है ही ऑल्सो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बाय बिल्डिंग सेवरल हाईवेज। ही बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड दैट इज़ जीटी रोड दैट रन्स फ्रॉम कैलकुटा टू पेशावर। तो शेर शाह ने कम्युनिकेशन को काफ़ी बेटर बनाने के लिए कई सड़कें बनवाई थी। ठीक है, और उन्होंने एक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड भी बनवाया जो कि कोलकाता से पेशावर तक जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ही सेटअप कंटेनमेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर एंड स्ट्रॉन्ग गैरिजन वॉज पोस्टेड इन ईच कंटेनमेंट्स। तो शेरशाह ने अपने साम्राज्य के अलग अलग पार्ट्स में कंटेनमेंट्स स्थापित करवाए थे और उसमें काफ़ी मजबूत सुरक्षा भी रखी। नेक्स्ट आता है ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम्स। मुकदम्स वर पनिश्ड फॉर द फेलियर टू फाइंड कल्प्रिट्स। तो शेरशाह ने एक ऐसा रूल बनाया था कि अगर किसी भी इलाके में कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, और वो जो क्रिमिनल है जिसने वो क्राइम किया है वो नहीं पकड़ा गया अगर, तो उस जगह का जो हेड है उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे कोई एरिया है, ठीक है, इधर, तो शेर शाह ने एक रूल बनाया कि इस एरिया में अगर कोई भी क्राइम हुआ, ठीक है, और वो जो क्राइम करने वाला इंसान है, क्रिमिनल है, अगर वो नहीं पकड़ा गया तो इस एरिया का जो हेड है उसको सज़ा दी जाएगी कि भाई क्यों नहीं पकड़ा गया ये क्रिमिनल। ठीक है, ये रूल बनाया था। तो अगर इस रूल से देखा जाए तो ये फ़ायदा भी हुआ कि जो हेड है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि उसके एरिया में कोई भी क्राइम ना हो। अगर कोई क्राइम हो भी रहा है तो उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को ढूंढा जाए और उसको सज़ा दी जाए, वरना ये हेड फंसेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल था जो कि शेरशाह ने लागू करा था। नेक्स्ट आता है लैंड वॉज मेजर्ड एंड 1/3 ऑफ द एवरेज वॉज फिक्स्ड एज लैंड टैक्स। द पीजेंट वॉज गिवन अ पट्टा, टाइटल डीड एंड कबूलियत डीड ऑफ एग्रीमेंट विच फिक्स्ड द पीजेंट्स राइट्स एंड टैक्सेस। जमींदार वर रिमूव्ड एंड टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड। तो शेरशाह ने ज़मीन की नपाई करवाई, ठीक है, और लैंड का 1/3 जो हिस्सा है वो लैंड टैक्स के रूप में फ़िक्स किया। और यहाँ पर एक वर्ड बता रखा है ना, पट्टा। पट्टा यानी कि कागज़ पर उनकी ज़मीन का हक, और जो कबूलियत है वो है एक एग्रीमेंट लेटर। ठीक है, तो किसानों को एक पट्टा और कबूलियत दिया जाता था जिससे ये फिक्स होता था कि उन्हें कितना टैक्स देना होगा। और शेरशाह ने ज़मींदारी का जो सिस्टम था उसको ख़त्म किया और जो टैक्स है वो सीधा सरकार वसूलने लग गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ही बिल्ट पुरान किला एट दिल्ली। तो शेरशाह ने दिल्ली में पुराना किला बनवाया जो कि आज के टाइम में एक हिस्टोरिकल प्लेस है। नेक्स्ट आता है ही वॉज बरीड इन सासाराम, और उनकी मृत्यु के बाद उनको सासाराम यानी कि जो कि बिहार में है वहाँ पर दफनाया गया, और उनकी जो समाधि है वो आज भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शेरशाह वॉज सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह बाय मोहम्मद आदिल शाह। तो जो शेरशाह थे उनकी डेथ के बाद उनके बेटे जिनका नाम है इस्लाम शाह, इन्होंने राजगद्दी को संभाला, और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह के बेटे मोहम्मद आदिल शाह इन्होंने राजगद्दी को संभाला। ठीक है, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर राजा के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज हमने पढ़ा बाबर, हुमायूं और शेर शाह के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम अकबर राजा के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली।
इसकी तरह मुस्कुराते रहो और अपना रिवाइज करते रहो, ठीक है। धन्यवाद।